आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3। पेपर 3 का ये चैप्टर 5 है और चैप्टर 5 का ये भाग 2 है। भाग 1 तक बहुत अच्छा से पढ़ लेते हैं, अगर नहीं देखें तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट भी बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे थे। खिलजी वंश के बारे में फिरोज खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ लिए थे, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था। अब हम लोगों को पढ़ना है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने किया था। उसी का भतीजा जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने हत्या कर दिया था, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के राजगद्दी पर बैठ गया। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, देखिए खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण यही था अलाउद्दीन खिलजी। यह 1296 से लेकर ये 1216 ईस्वी तक था। ये ध्यान रखिएगा, ये 20 वर्षों तक इसने शासन किया था। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये दक्षिणी अभियान से वापस आया तो काड़ा मणिकपुर में अपने चाचा की हत्या कर दिया, और उसके बाद ये दिल्ली की तरफ बढ़ा। जब ये बात पता चला वहाँ पर, तो वहाँ पर जो फिरोज खिलजी की पत्नी थी और उसका बेटा था, तो उसके पत्नी ने, फिरोज खिलजी की पत्नी जो इसके चाचा की पत्नी थी, उसने अपने बेटा को राजा बना दिया। तो अब इसको देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या क्यों किया था। इसने अपने चाचा का हत्या क्यों किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का हत्या क्यों किया था? राजा बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखता ये है कि दिल्ली के राजगद्दी पर किसको बैठाया जा रहा है। ये इसके चाचा की पत्नी ने किसको बैठा दिया? अपने बेटा को बैठा दिया। तो इधर से गुस्से में ये कहाँ पर बढ़ा? दिल्ली की तरफ बढ़ा, और साथ में जनता को अपने तरफ करने के लिए, ताकि जनता भी इसी की तरफ रहे, दक्षिण भारत से जितना भी सोना चांदी सब लूटा हुआ सब लेकर आया था, सब रास्ते में बांटते हुए जा रहा था। इसके कारण जनता इसी के पक्ष में होती चली गई। और ये सूचना जब वहां पर पहुंची, तो उसके बाद उसके चाचा की पत्नी जो फिरोज खिलजी की पत्नी और उसका बेटा दोनों वहां से भाग गए। और भागने के बाद क्या हुआ, वहां से मतलब निकल गया। उसको पता चल गया उन लोगों को कि जनता अलाउद्दीन खिलजी की तरफ ही हो गई थी, और ये कितना खतरनाक है वो लोग जानते थे। तो लोग वहां से निकल गए, और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो क्या बन गया? शासक बन गया। वहां पर अपने विधि पूर्वक अपना जो राज्याभिषेक है वो कराया। राज्याभिषेक कराने के बाद अब इस समस्या टली नहीं थी। अब राज्याभिषेक कराने के बाद एक अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए बहुत चीजें महत्वपूर्ण होती है। आपका सैन्य व्यवस्था महत्वपूर्ण होता है, आपका कर प्रणाली महत्वपूर्ण होता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली महत्वपूर्ण होता है, और किसको किस पद पर बैठा रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण होता है, मंत्री परिषद महत्वपूर्ण होता है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण होता है। अब सब जिम्मेवारी किस पर आ गया? अलाउद्दीन खिलजी पर। लेकिन यह एक योग्य सेनापति के साथ साथ ये एक योग्य राजा भी था। योग्य राजा का फिर मतलब हम कह रहे हैं, योग्य राजा का मतलब ये नहीं होता है कोई जनता का हक में ही काम करेगा। राजा के योग्यता का मतलब ये होता है कि राजा मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों रूप से ताकतवर हो, उसको वर्तमान परिस्थितियों की समझ हो, और अपने शासन को चलाने के उसमें क्षमता हो, वो योग्य राजा होता है। और योग्य राजा का मतलब ये नहीं होता है कोई जनता का भलाई ही करेगा, जनता का उल्टा भी चल सकता है। तो चलिए इसके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये सबसे पहले इतने अपना राज्याभिषेक करवा लिया, विधि पूर्वक राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद अब अपने सैन्य अभियान की तरफ बढ़ा, अपना सैन्य अभियान चालू किया। अब क्योंकि इसके पास अब ये खुद योग्य सेनापति तो था ही, और इसके पास सेना तो थी, ऐसा थोड़ा था कि सेना नहीं था। तो इसके पास इसके काम क्या बचा बताइए? तो ये लड़ाई करेगा कि जनता की भलाई वाला काम करेगा, ये हमको बताइए। ये लड़ाई करेगा, क्योंकि लड़ाई के कारण ही आया है। तो बताइए लूटने के चक्कर में ही रहेगा ना, अलग अलग राज्यों पर आक्रमण करेगा ताकि उन राज्यों को क्या किया जाए? लूटा जाए। तो सबसे पहला इसने आक्रमण गुजरात पर किया। किस पर आक्रमण किया? गुजरात पर आक्रमण किया। अब गुजरात पर आक्रमण इसने क्यों किया? सबसे पहला आक्रमण गुजरात पर। गुजरात के जो राजा थे रायकर्ण, गुजरात के राजा कौन थे? रायकर्ण, ध्यान रखिएगा, रायकर्ण थे राजा। रायकर्ण थे यहाँ के राजा, और गुजरात पर आक्रमण करने का कई कारण था। पहला बात की उपजाऊ भूमि था, उपजाऊ भूमि इसको मिल गया। साथ में उपजाऊ भूमि के साथ साथ व्यापार के रास्ते मिल गए, व्यापारिक रास्ता।
व्यापारिक रास्ता मिल गया आपका। आप कहेंगे व्यापारिक रास्ता, हाँ, गुजरात से विदेशों से अगर व्यापार करना तो गुजरात होते हुए विदेशों में निकलना होता था, और गुजरात में उपजाऊ भूमि भी थी, व्यापार भी अच्छा था। ये मत सोचिए गुजरात में अभी व्यापार अच्छा है, ये पहले से भी गुजरात में व्यापार अच्छा ही होता था। ध्यान रखिए गुजरात वाले, आप सिंधु घाटी सभ्यता वाले क्षेत्र में भी देखे होंगे कि व्यापार का अधिकतर जो व्यापार वाले जो बंदरगाह थे वो कहाँ पर स्थित थे, गुजरात में ही स्थित थे। तो गुजरात व्यापार का केंद्र अभी से नहीं, प्राचीन काल से ही था। ध्यान रखिए प्राचीन काल में, मध्यकालीन दौर में, आधुनिक दौर में और अभी वर्तमान के दौर में भी व्यापार में ये गुजरात में बहुत अच्छा व्यापार होता था। इसीलिए इसने गुजरात पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा राय कर्ण जो थे यहाँ से भाग गए। कहाँ से भाग गए? गुजरात से भाग गए और ये देवगिरी में शरण लिए। कहाँ पर? देवगिरी में शरण लिए। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के बाद इसने आक्रमण किया रणथंभौर पर। कहाँ पर? दूसरा नंबर आक्रमण रणथंभौर। रणथंभौर पर इसने आक्रमण किया। रणथंभौर पर इसने आक्रमण किया। दूसरा नंबर कहां पर? रणथंभौर पर। और यहाँ के राजा को भी इसने हरा दिया, क्योंकि इसका काम ही था, ये एक योग्य सेनापति था। ध्यान रखिएगा, रणथंभौर पर इसने आक्रमण किया और यहाँ के राजा को भी हरा दिया, क्योंकि इसके पास सेना भी बहुत थी, ये सब कुछ अच्छा था। तो ये हराते हुए रणथंभौर, उसके बाद इसने चित्तौड़गढ़ देखिए अब चित्तौड़गढ़ के राजा जो थे राणा रतन सिंह थे। कौन थे? राणा रतन सिंह। और वहाँ की महारानी थी पद्मावती, जिनका क्या नाम था? पद्मिनी भी उनको कहते हैं और पद्मावती भी कहते हैं। आपने उनके बारे में आप जानते भी होंगे, रानी पद्मावती के बारे में आप जानते भी होंगे। तो वहाँ के राजा जो थे रतन सिंह, वहाँ के राजा कौन? राणा रतन सिंह वहाँ के राजा थे। तो चित्तौड़गढ़ को हराने में अलाउद्दीन खिलजी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर बाद में अंतिम में क्या किया? इसने चित्तौड़गढ़ को हरा दिया। ठीक है, चित्तौड़गढ़ को हराने के बाद ये देवगिरी के तरफ आगे बढ़ा। कहां पर बढ़ा? और बीच में भी कई छोटे छोटे क्षेत्रों को इसने हराते हुए आगे बढ़ रहा था। कई छोटे छोटे, तो उनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। कई छोटे छोटे क्षेत्रों को हराते हुए देवगिरी पर। अब देवगिरी पर आक्रमण करने का 2-3 कारण था। देखिए देवगिरी पर आक्रमण क्यों किया? देवगिरी पर आक्रमण करने का कारण एक ये था कि यहाँ के राजा राय कर्ण जो थे देवगिरी में आकर शरण लिए थे, और देवगिरी को इसने पहले भी हरा दिया था। कब? जब इसका चाचा का शासनकाल था, तो ये दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, देवगिरी के राजा को हराया था। तो उस समय देवगिरी राजा मान गए थे कि हाँ हम आपको कर देंगे, लेकिन फिर बाद में ये अपने बात से ही ये देवगिरी के राजा करे नहीं, हम नहीं कर देंगे, क्या कीजिएगा। तो दोबारा इसको हराना जरूरी हो गया था। तो देवगिरी के राजा को इसने क्या किया? हरा दिया। देवगिरी के राजा को हरा दिया और देवगिरी के राजा इस बात से तैयार हो गए कि हाँ हम कर देंगे। तो देवगिरी को हराया। उसके बाद और रायकर्ण को इसने शरण दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। उसने फिर कहां पर आक्रमण किया? आगे बढ़ते हुए तेलंगाना यानी कि वारंगल भी कहते हैं। यहाँ के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव। यहाँ आते देवगिरी आते इसको एक योग्य सेनापति, ये एक ही नहीं कई योग्य सेनापति इसको मिल गए थे। ध्यान रखिएगा, कई योग्य सेनापति इसके सेना में शामिल हो गए थे। देवगिरी पर इसने आक्रमण नहीं किया। इसके सेनापति का नाम था मलिक गफूर, जो कि बहुत ही योग्य सेनापति था। मलिक गफूर ने आक्रमण किया और देवगिरी के शासक को हराया। मलिक गफूर द्वारा ही प्रताप रुद्रदेव को हराया गया। साथ में तो हराने के बाद प्रताप रुद्रदेव ने अधीनता स्वीकार किया, और प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया? एक अपना सोने का मूर्ति बनवाया और अपने गले में जंजीर, सोने का मूर्ति और उस गले में जंजीर बनवाया और कहां पर भेजवा दिया? मलिक गफूर के पास भेजवा दिया कि हम आपकी अधीनता को स्वीकार कर लिए। साथ में कोहिनूर का हीरा, प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर का हीरा किसको दिया था? मलिक गफूर को दिया था। मलिक गफूर को कोहिनूर वाला हीरा जो था वो प्रताप रुद्रदेव ने मलिक गफूर को दिया था। ध्यान रखिएगा। तो ये तेलंगाना पर आक्रमण किया और भी कई क्षेत्रों पर इसने आक्रमण किया। तो अब इसके बाद देखते हैं इसका, लेकिन यही सिर्फ दूसरों पर आक्रमण कर रहा था क्या? इस पर कोई नहीं आक्रमण करने वाला था।
आपको पता है ना कि दुनिया में शक्ति का अंत नहीं है। आपसे भी ताकतवर, आप कितना भी दुनिया में ताकतवर हो जाइए, आपसे भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, उनसे भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, उनसे भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। क्या इसको परेशान कोई नहीं कर रहा था? ये दौड़ दौड़ कर पूरे देश में परेशान कर रहा था सब कोई, सभी लोगों को। तो क्या इसको कोई परेशान करने वाला नहीं था? देखिए कौन था, मंगोल। मंगोल बहुत ज़्यादा तबाही मचाते थे। कोई भी शासक था ना दिल्ली सल्तनत में, अधिकतर शासकों के समय मंगोलों का आक्रमण, अधिकतर शासकों के, चाहे इल्तुतमिश हो, उसके बाद सभी शासकों के समय मंगोलों का, एक तो मंगोलों की टुकड़ी के लिए अलग सेना भेजना पड़ता था, उनसे लड़ने के लिए अलग सेना तैयार रखना पड़ता था। नहीं तो अगर मंगोल घुस जाते तो समझ लीजिए इतना तबाही मचाते, इतना तबाही की जिसकी कोई हद नहीं है। तो इसकी मंगोल नीति थोड़ा समझ लेते हैं। मंगोल नीति, इसकी मंगोल नीति क्या थी? इसके समय 7 बार मंगोलों ने आक्रमण किया। ध्यान रखिए, दिल्ली सल्तनत पर जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बना तो 7 बार, समझिए 20 साल में 7 बार आक्रमण किया, 7 बार आक्रमण। तो इसने सेना के अपने टुकड़ी को, एकदम मजबूत सेना की टुकड़ी को कहां पर रखा था? जिधर से मंगोल, जिस क्षेत्र से मंगोल आक्रमण करते थे उस क्षेत्र पर इसने क्या किया था? अपने सेना के एक महत्वपूर्ण जो बड़ी टुकड़ी थी उसको वहां पर रखा था। इसी के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में शक्ति खर्च हो जाता था यहाँ पर, मंगोलों को सिर्फ रोकने के लिए कि दिल्ली सल्तनत में प्रवेश न कर पाए। समझ लीजिए इतना ज्यादा खतरनाक रहते थे मंगोल। मंगोल ऐसे खतरनाक, मतलब एक बर्बर जाति होते थे। वो क्या करते थे? बर्बर जाति, देखिए किस तरह से मंगोल बर्बर जाति थे। और मंगोल कौन थे, इतना खतरनाक क्यों थे? बाहुबली मूवी देखे हैं? बाहुबली मूवी में जो उधर साइड का पहला बाहुबली मूवी, फर्स्ट वाला जो था, सेकंड नहीं, पहला बाहुबली मूवी में जो बाहुबली जो लड़ता है और उसके सामने एक रहता है जिसकी भाषा ही समझ में नहीं आता वो सामने वाला क्या बोल रहा है, तो उसके 1 लाख से अधिक उसके बहुत सारे 1 लाख से अधिक उसकी सेना में सैनिक रहते थे। और कैसा कैसा वो भेष में सब रहते हैं और कितने खतरनाक होते थे। ध्यान से आप लोग देखे होंगे, किसी का सर उठाकर लेकर जा रहे हैं, किसी का कुछ उठाकर लेकर जा रहे हैं, एकदम जहां पर जाते तबाही बर्बादी एकदम कर देते थे। नॉर्मल राजा अगर इस एक राजा है और दूसरा राजा इसको हरा दिया, इसने अधीनता स्वीकार कर लिया तो ठीक है, कोई कुछ नहीं करेगा उसके राज्य में। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते थे, हराने के बाद पूरा राज्य को तहस नहस कर देते थे, घर तोड़ दिए, किसी का कुछ भी सब कुछ लूट कर लेकर चल जाते, मतलब किसी को छोड़ते ही नहीं थे। सैनिक को तो मारते ही थे, किसी को नहीं छोड़ते थे। समझ लीजिए इतने ज्यादा ये बर्बर जनजाति के लोग थे। इसीलिए सभी लोग मंगोलों से डरते थे कि मंगोल आ ना जाए, हमारे क्षेत्र में प्रवेश न कर पाए। यही सभी लोग सोचते थे कि मंगोल जहां पर ही प्रवेश कर जाएंगे, समझ लीजिए वहां पर तबाही मचा ही देते थे। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने किला का निर्माण करवाया था। अपने लिए किस चीज का निर्माण करवाया था? किला का। और भी कई परिवर्तन इसने केंद्रीकृत इसका शासन प्रणाली था। ध्यान रखिएगा, अब केंद्रीकृत शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है? केंद्रीकृत शासन प्रणाली, शासन प्रणाली यानी कि शासन की पूरा जो बागडोर है इसी के हाथ में होता था। शासन का पूरा शक्ति इसी के हाथ में होता था। क्या निर्णय लेना है, कौन सा मंत्री परिषद बनाना है, किसको सेना में शामिल करना है, किसको सेना से बाहर निकालना है, सेना में शामिल करने की योग्यता क्या होनी चाहिए, किसको कितनी सैलरी देना है, न्याय प्रणाली, ये सब इसी के कंट्रोल में था। अब ये भी समझने की बात है कि हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन परिवर्तन इसके समय हुआ। इसके समय ये हुआ, इसने मंत्री परिषद तो अपना बनाया था, लेकिन हाँ मंत्री परिषद बना दे, इतना बात ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद, लेकिन मंत्री सिर्फ सलाह दे सकते हैं। राजा के ऊपर निर्भर करता था कि राजा इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। और एक बात, ये जो निचले लेवल के लोग थे, जो निचले मतलब एकदम सबसे निचले लोग थे, उनको भी अब सेना में शामिल होने का अवसर मिलता था और बड़े पदों पर पहुंचने का। यानी सेना में अब पदों पर, बड़े पदों पर पहुंचने के लिए योग्यता जरूरी होती थी। ये नहीं कि आप राज परिवार से, राजा के परिवार से है तो आपको मंत्री बना दिया जाएगा या सेनापति बना दिया जाएगा या सेना में बड़े पदों पर शामिल कर लिया जाएगा, नहीं। सैनिक या सेना के बड़े अधिकारियों की नियुक्ति इस तरह से होती थी कि उनके योग्यता के अनुसार, और सैलरी भी दी जाती थी तो उनके योग्यता के अनुसार ही सैलरी दी जाती थी कि आपकी योग्यता कितनी है, आपको सैलरी कितनी देनी चाहिए। ये सबके कारण ही ये अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसका तो साम्राज्य विस्तार हुआ, कर प्रणाली बेहतर हुआ, साथ में शासन व्यवस्था बेहतर हुआ। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई भी खिलजी वंश में अच्छा शासक हुआ ही नहीं। अच्छा का मतलब फिर कह रहे हैं हम, योग्यता से मतलब हम कह रहे हैं, अच्छा का मतलब जनता की भलाई करने के लिए नहीं, अच्छा का मतलब हम ये कह रहे हैं कि योग्य शासक नहीं हुआ।
कोई भी इतना इसके जितना ताकतवर नहीं हुआ। इसी के कारण इस वंश का मतलब कुछ ही दिनों के अंदर इस वंश का क्या हो गया, विनाश हो गया, ये वंश खत्म हो गया। तो हमें लगता है कि इतना बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में, इसके केंद्रीकृत शासन प्रणाली के बारे में, सैन्य व्यवस्था के बारे में, बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में और इसके गुप्तचर विभाग के बारे में, न्याय प्रणाली के बारे में, ये सब के बारे में हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।